नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। सर आ रहे होंगे भागते भागते। यस, बेसिकली भागते भागते ही आना पड़ रहा होता है। क्योंकि दूसरी क्लास छूटती है पैरेलली। ठीक है, चलिए। क्या हम तथास्तु सीरीज की पॉलिटी ले सकते हैं? ऑब्वियसली तुम ले सकते हो। सर मैथ की क्लास क्यों नहीं हो रही है? यार मैं बात करता हूँ सर से। सर अब बेसिकली हम थे नहीं यार, बाहर गए हुए थे सर। हाँ, इसलिए नहीं कर पा रहे थे। हाँ, राकेश सर ही बाहर गए हुए थे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना परेशानी के। आपके लिए चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट किया जा रहा है। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो मैंने कभी आज तक छोड़ा हो या आगे मैं छोड़ूं। ठीक है, मैं जब भी बताता हूँ सटीक बताता हूँ और बेहतर बता रहा होता हूँ। यहाँ तक मेरे ख्याल से चीज़ें हो चुकी थी। अब यहाँ के आगे हम बढ़ते हैं। तो गौरी का जो अटैक है ना, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो 1178 का जो उसका अटैक है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। ठीक है, चलिए, है ना। अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं कि इसके आगे कैसे हैं। ठीक है, चलिए। सर तथास्तु सीरीज का लेवल बहुत हाई है। तुम्हारा भी तो लेवल हाई है घोंचू। तुम्हारा लेवल हाई नहीं है? तुम मुझसे पढ़ रहे हो, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? जब तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो आप निश्चिंत हो जाइए, बैठिए किसी भी एग्जाम में जाके और खुल के खेलिए। एक बात याद रखना, अगर मैंने कोई भी चीज आपको पढ़ा दी तो सटीक है भैया जी। फिर आपको दोबारा कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक तरफ एकदम फ्री हो जाइए फिर। ठीक है, फिर तो बस एग्जाम ढूंढिए, एग्जाम को दे के आइए और घर वालों से एग्जाम देते जाते टाइम ही कह देना कि पापा वर्दी का कलर जो है ना थोड़ा सा हल्का सा डार्क रखना है। बात खत्म। चलो अच्छा, मैं बात करूं, ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं। मैं बता रहा था इसमें 1178 में इसका अटैक हुआ था और ये मारा गया था वहां पे, मतलब पिटा था, मारा नहीं था। ठीक है, राइट, तो पिटा था, मारा नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, अब हम उसके बाद हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसने ना और भी अटैक करने की कोशिश करी। जैसे इसने 1186 में मुल्तान पर भी अटैक करने की कोशिश करी थी, पंजाब पर अटैक किया था, वो सब। लेकिन इसके जो अटैक है वो सक्सेसफुल रहे, पर उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला। ठीक है, चलो। तो अब हम ना इंडिया की थोड़ी सी इंटरनल पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करते हैं, एक ट्रायोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं जो आपको देखने को मिलती है यहां पर। और ये है तीन अलग अलग डायनेस्टी, तीनों राजपूत डायनेस्टी हैं। तीनों के बारे में हमें यहां थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स समझनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा। तीन राजपूत राजा हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम इंटरनल पॉलिटिक्स समझते हैं, देन आपको समझ में आएगा कि उसने अटैक क्यों किया। क्या हमें नोट करना है? और क्या नोट क्यों नहीं करना तुम्हें? ये क्या रे, नोट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हेडिंग हेडिंग डाल लीजिए। तो ये तीन आपको रूलर्स देखने को मिलता है, पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल तोमर और जयचंद गढ़वाल। गढ़वाल कौन होते हैं? राठौड़ राजपूत ही गढ़वाल होते हैं, राठौड़ राजपूत ही गढ़वाल होते हैं। ठीक है, चलो जी, अब हम बात करते हैं इनके बारे में। तो कन्नौज के शासक जयचंद, इन सब की ना एक ट्रायोलॉजी है। आपने ये फोटो तो देख ली। अब क्या है, मैं इसको व्हाइट पेज पर पेपर पर ही पढ़ाऊंगा, वहीं मुझे थोड़ा सही लगता है। ठीक है बाबू, स्टार्ट करूं? हाँ बाबू, मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा, टेंशन मत लो। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है भाई, ये लीजिए। अब यहां पे देखिएगा कुछ इंटर पॉलिटिक्स है, तो ये आप लिख लेंगे 11वीं शताब्दी में, या लिख लेंगे 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी की बात चल रही है ना। इंडियन रूलर्स एट 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी में भारतीय शासक, 12वीं शताब्दी में भारतीय शासक, 12वीं शताब्दी में भारतीय शासक, 12वीं शताब्दी में भारतीय शासक। 12वीं शताब्दी के अंदर जो भारतीय शासक हैं वो किस तरीके से अपने आप को मतलब कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई 12वीं शताब्दी में क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, उसकी अपन चर्चा करेंगे। राइट, ठीक है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ वी जस्ट मूविंग फॉरवर्ड द पॉइंट। तो भाई इसके अंदर बात बताएगी कि 12वीं शताब्दी में जो भारतीय शासक आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अपन चर्चा कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको तीन डायनेस्टी देखने को मिलती है। एक डायनेस्टी है जो दिल्ली का पे शासन किया करती थी, दिल्ली को उस समय दिल्ली का कहा जाता था। तो दिल्ली के शासक आपको देखने को मिलते तोमर साहब। ये तोमर साहब बहुत मजबूत आदमी है, तो मैं सच बताऊं तो दिल्ली के शासक कौन है? अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर आपको देखने को मिलते हैं, अनंगपाल तोमर। आपने लाल दुर्ग का नाम सुना है हो कभी? लाल कोट दुर्ग, लाल किला अलग है, लाल कोट दुर्ग अलग है। कुतुब मीनार के आसपास जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो इन्होंने ही बनाया था। मजे की बात देखिए, तो अनंगपाल तोमर जो है ये दिल्ली के शासक हैं, अनंगपाल तोमर। अब जो तोमर साहब हैं
अगर मैं बात करूं, इनका पुत्र नहीं है, इनकी पुत्री है, और इनकी पुत्री का नाम क्या है? कर्पूरी देवी। इनकी पुत्री का नाम है कर्पूरी देवी। तो जी हां, इनकी पुत्री का नाम क्या है भैया? कर्पूरी देवी है, दैट इज अनंगपाल। अनंगपाल है इनका नाम, और इनकी बेटी का नाम है कर्पूरी देवी। तो अब यहीं पर समझ लीजिए कर्पूरी देवी के बारे में। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, बताओ कर्पूरी देवी के बारे में बता दो सर। भाई जो उड़े आपको देखने को मिलती है ना कर्पूरी देवी जी, अब इनके पास विवाह के 2 इनविटेशन आते हैं। यहां 2 डायनेस्टीज और देखने को मिलती हैं। एक है आपकी गढ़वाल डायनेस्टी। गढ़वाल डायनेस्टी वो गढ़वाल राठौड़ है, गढ़वाल राठौड़ डायनेस्टी, राठौड़ डायनेस्टी, गढ़वाल राठौड़ डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। गढ़वाल, गढ़वाल आपको देखने को मिलते हैं, जिनको राठौड़ अपन बोलते हैं। तो राठौड़ डायनेस्टी का एक राजा हुआ करता था। अच्छा, ये कहां पे था? कन्नौज में था यार, ये कन्नौज में था। यहीं से ये लोग निकल के जोधपुर में जाके बसे हैं। ठीक है, कन्नौज में आपके रूलर थे, क्योंकि डायनेस्टी खत्म हो गई थी ना इनके बाद। तो यहीं से ये लोग जो जाके राजस्थान में बसे, आगे चल के यही डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। राठौड़ डायनेस्टी का प्राइम टाइम चला था जब, है ना। तो इसमें एक रूलर हुआ करते हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है आपका क्या? जयचंद। जिनका नाम है जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल। अब देखिए, जयचंद न्योता भिजवाते हैं कि मैं कर्पूरी से विवाह करना चाहता हूं। अच्छा, कर्पूरी से कोई भी विवाह क्यों करना चाहेगा? क्योंकि उसको दिल्ली चाहिए। इनका लड़का है नहीं तो अमर साहब का, तो जो भी इनसे शादी करेगा दहेज में दिल्ली मिलेगी। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलती है चाहमान डायनेस्टी। शाकंबरी के चौहान है ये, चाहमान डायनेस्टी बोलते हैं अपन, चाहमान वंश हम बोलते हैं, चाहमान वंश, जिनको चौहान डायनेस्टी अलग बोलते हैं। अजमेर के हैं ये। चौहान्स देखने को मिलते हैं, चौहान्स। अब चौहान्स के जो यहां पर रूलर हैं उनका नाम क्या है? चौहानों के जो रूलर हैं उनका नाम है सोमेश्वर चौहान। मजबूत शासक है, प्रतापी शासक है सोमेश्वर, सोमेश्वर चौहान। ये भी यहां पर भेज देते हैं कि जी हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो इनका ऑरा बहुत ज्यादा था। ठीक है, सोमेश्वर जी का ऑरा परम प्रतापी था, अलग ही लेवल का ऑरा था इनका। ये भी विवाह के लिए न्योता भेज देते हैं कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं देवी। तो अब भैया आप समझ ही गए होंगे, अब तक तो विवाह विवाह की बात चल रही है, तो मैटर बहुत बड़े हैं। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां अलग अलग लोग खड़े होते हैं। तो भैया विवाह की बात फैल गई है, ये भी विवाह करना चाहते हैं, ये भी। अब एक महिला 2 पुरुषों से विवाह नहीं कर सकती। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि इनके विवाह को मना कर दिया जाता है। खेल खत्म। सौगंध मूवी देखे हो तुम? बिल्कुल ऐसी ही है, सौगंध मूवी जैसी है। इनके विवाह के लिए मना कर दिया और इनके विवाह के लिए किया जाता है एग्री। कहते हैं जी हां, आप ही हैं हमारे पति परमेश्वर, आप ही की मैं कुलवधू बनकर आपके वंश को आगे बढ़ाऊंगी। ओके सर, इनके विवाह हो जाता है, विवाह संपन्न हुआ। तो इस बात से गढ़वाल जो है थोड़ा चिढ़ जाते हैं। जयचंद की एक दुश्मनी बन जाती है, किससे सर? जयचंद की दुश्मनी बन जाती है दिल्ली डायनेस्टी से और चौहान डायनेस्टी से। दोनों ही डायनेस्टी से मैटर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा सर? इनको एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, इन दोनों को। ठीक है, कर्पूरी को और सोमेश्वर को एक पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र। और इनके पुत्र का नाम क्या है? राय पिठौरा। अब ये राय पिठौरा कौन है सर? यही पृथ्वीराज चौहान है। राय पिठौरा का नाम ही पृथ्वी थर्ड है। पृथ्वी थर्ड का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वीराज थर्ड है ये। अब पृथ्वीराज थर्ड का मतलब क्या हुआ लल्ला? पृथ्वीराज थर्ड का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो पृथ्वीराज टाइटल लेके पैदा हुआ है। मतलब पैदा नहीं हुआ है, उन्होंने मतलब प्राप्त करा है। राय पिठौरा इनका रियल नेम है, राय पिठौरा। राय पिठौरा महल भी है। ठीक है, आपको मैं बताऊं, राय पिठौरा महल भी है जो अजमेर में है। और यह है पृथ्वीराज थर्ड, ये टाइटल है। पृथ्वीराज थर्ड इज अ टाइटल। ठीक है भैया, तो अब इनको ये पुत्र पैदा हुआ है। इधर जयचंद को भी एक बेटी पैदा हो गई। इसको एक बेटी पैदा होती है जिस बेटी का नाम क्या है? संयोगिता। संयोग देखिए कि उसका नाम संयोगिता है, संयोगिता। तो अब ये तो आपको पता लग रही है दुश्मनी चल रही है इनके बीच में। ये संयोगिता का मैटर जो है, दुश्मनी का तो पता ही लग गया ना आपको, दुश्मनी चल रही है। हाँ सर, दुश्मनी की तो पता लग गई। ठीक है, चलिए। ये कौन है भाई रे? ये कमेंट कर रहा है चांदनी। अच्छा। ठीक है, तो अब याद रखिए कि यहां क्या मैटर होता है। फिर यहां मैटर ये हो जाता है कि इनके ना दरबार में 2 लोग होते हैं। 2 लोग इनके दरबार में है, एक है राइटर और एक है पेंटर। राइटर का नाम है चंद्रवरदाई, बहुत जोर का लिखते हैं चंद्रवरदाई। और एक है इनके दरबार में पेंटर, अनिरुद्ध नाम का पेंटर भी है। एक पेंटर है इनके दरबार में जिनका नाम है अनिरुद्ध, पेंटर है जिनका नाम है अनिरुद्ध। तो एक बार क्या होता है, अनिरुद्ध जाता है कहां वाला? गढ़वाल यानी कन्नौज। अनिरुद्ध
और जब वह कन्नौज में पहुंचा तो प्रतियोगिता चल रही थी, पेंटिंग कौन अच्छी बना दे। अब भैया ये आदमी ठहरा चीता, बहुत जोर की पेंटिंग बनाता है, अलग लेवल का चीता है जी, बड़ी तगड़ी लेवल की पेंटिंग बना रहा होता है। जाता है संयोगिता, कहती है कि चलो तुम मेरी पेंटिंग बनाओ, क्योंकि संयोगिता की जो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको इनाम मिलना था बहुत तगड़ा। ठीक है, चंद्रवरदाई है इसका नाम, ये पृथ्वीराज रासो लिखते हैं। तो भैया पेंटिंग बनाई जाती है, संयुक्ता ने पेंटिंग देखी, कर लगे अरे वाह तुम तो बहुत तगड़ी पेंटिंग करते हो। कह लगे हाँ जी कलाकार हूं। लेकिन तुमने आज पहली बार मेरी पेंटिंग करी है, मुझसे पहले किसी की पेंटिंग कर रखी है। मैंने कहा अरे मैंने अपने स्वामी की पेंटिंग कर रखी है। लेकिन कौन है तुम्हारे स्वामी? उनके कि अरे पृथ्वीराज जी जो है ना खास हैं अपने। चले अच्छा, तुम फोटो दिखाओगे उनका, कोई फोटो वोटो तुम रख रहा? कह ले अरे छोटी बात थोड़ी है, छाती पे फोटो लेके घूमता हूं उनका। तो बेसिकली वो अपने साथ फोटो लेके घूमता, ऑब्वियस सी बात है, जिस आदमी का ऑरा इतना ज्यादा हो उसका फोटो लेके घूमते। कोई पूछे कि किसके लिए काम करते हो, क्या पृथ्वीराज के लिए, बस आदमी रास्ता वास्ता छोड़ के एक तरफ हो जाएंगे। मैटर है जी। अनिरुद्ध फोटो दिखाते संयोगिता को, संयोगिता फोटो देख के ही मोहित हो जाती है। संयोगिता कहती है क्या चीज दिखा दी, क्या ही चीज दिखा दी। अब तो मुझे तुम्हारे जो स्वामी हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। अब वो सिर्फ तुम्हारे स्वामी नहीं रहेंगे, अब वो हमारे पति परमेश्वर बनेंगे। ये बात आती है पृथ्वीराज के पास। अनिरुद्ध बात लेकर आते हैं। अनिरुद्ध कहते हैं इनसे कि जी ऐसे ऐसे बात हुई है आज तो। बोलेगा अच्छा चलो फोटो दिखाओ। तो भाई पहले जमाने में वो व्हाट्सएप वगैरह तो थे नहीं, तो फोटो दिखाया, मजा आ गया। उन्होंने कहा ये तो क्या ही चीज दिखा दी तुमने। तो पृथ्वीराज जी भी इनके पास एक भिजवा देते हैं संदेश कि टेंशन फ्री रहो, अब आप हमारी हुई। ठीक है, तो मतलब इनका प्रेम प्रसंग यहां पर शुरू होता है, इनका प्रेम प्रसंग यहां पर शुरू हो गया, इनकी लव स्टोरी यहां पर शुरू हो गई। अब जब ये बात पता लगती है जयचंद को, तो जयचंद का मूड खराब हो गया। जयचंद ने कही यार इनसे तो हमारी दुश्मनी है, इनके घर में कैसे अपनी छोरी ब्याह दें, हम तो ना ब्याह में अपनी छोरी। दिक्कत पे दिक्कत, तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर जयचंद ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होने दूंगा, स्वयंवर कर देता हूं अपनी लड़की का। तो जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रख दिया कि हम स्वयंवर कराएंगे। लेकिन गलती जयचंद ने क्या करी कि इसने स्वयंवर तो रखा, साथ में राय पिठौरा जी को अपमानित किया। इसने क्या काम करा, सोमेश्वर चौहान की और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति अपने दरबार के बाहर लगा दी। और वो दरबार के बाहर क्यों लगाई है, मतलब कि ये हमारे दरबार पर लायक भी नहीं है, हम इनको अपनी छोड़ी देंगे भला, बस। तो पृथ्वीराज जी को ये बात पता लगी, पृथ्वीराज जी गए अपने घोड़े पर और संयोगिता को वहां से अबडक्ट करके ले आए, अपहरण करा, अपनी मर्जी से आई संयोगिता जी, और फिर इनका विवाह हो गया। अब यहां पे किसकी नीची होगी, जयचंद की नीची होगी। तो अब जयचंद चाहता है बदला, उस बदले की वजह से भारत पे बहुत सारे अटैक होंगे। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि इनका विवाह होता है, इनका विवाह होता है, और इनका विवाह किसके साथ हुआ, विवाह होता है संयोगिता के साथ, संयोगिता से, संयोग से इनका विवाह संयोगिता से होता है, और वो थोड़ा फोर्सफुली होता है। ही गॉट मैरिड टू संयोगिता। ठीक है, अब बाबू नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए। सर जी पेंटर अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध ही तो लिखा है भैया, पेंटर अनिरुद्ध ही तो लिखा है, क्या और क्या लिखूं? पृथ्वीराज पंथार अनिरुद्ध है, पैंथर थोड़ी है यार, ये पेंटर है। सर हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, अबे तुमसे कौन कह रहा है हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है? मिड में है हिस्ट्री अभी। एक पैंथर बता रहा है, एक चीता बता रहा है। क्या करूं मैं तेरा? सर क्या तथास्तु पढ़ के हमारे फुल मार्क्स आएंगे? तथास्तु का नाम ही तथास्तु ऐसे ही थोड़ी रखा है मैंने, हवा में थोड़ी तथास्तु नाम रखा है उसका। तथास्तु का मतलब ही तथास्तु है जी। ठीक है आयुषी। ऋषु काफी दिन बाद आए लगता है। आगे बढ़ते हैं चलो। इसके बाद गौरी का अटैक नहीं रोकते हैं, देन गौरी कंटिन्यूसली अटैक करता है इंडिया के ऊपर। तो देन इसके बाद समझिएगा कि जयचंद इनवाइटेड गौरी फॉर अटैक। ये एनसीईआरटी का डेटा है, मैं एनसीईआरटी का डेटा बताऊंगा यहां पर। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी फैक्ट्स, एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग, मैं ऐसा नहीं मानता बहरहाल। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या ऐसा संभव है तो मैं नहीं मानूंगा। आप लिख लीजिएगा, जयचंद इनवाइटेड गौरी टू अटैक ओवर इंडिया। जयचंद इनवाइटेड गौरी टू अटैक ओवर इंडिया, टू अटैक इंडिया। अच्छा वाइट है, अटैक ओवर इंडिया। अरे यार क्या हुआ इसको? अच्छा ठीक है। तो जयचंद ने गौरी को इनवाइट किया इंडिया पे अटैक के लिए। ठीक है, चलिए देखना। जयचंद द्वारा गौरी पर आक्रमण के लिए, नहीं, जयचंद ने भारत पर आक्रमण के लिए गौरी को बुलाया। जयचंद ने भारत पर आक्रमण के लिए गौरी को बुलाया। जयचंद द्वारा भारत आक्रमण के लिए गौरी को निमंत्रण के लिए, गौरी को निमंत्रण लिखा। अच्छा ऐसा नहीं है कि गौरी रुक गया हो, गौरी ऑलरेडी अटैक कर रहा था भाई, वो क्यों ही बुलाएगा? ठीक है, वो क्यों ही कहेगा? ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात ये है कि ये फैक्ट किसमें है? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई। दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी यही कहती है कि ऐसा कुछ हुई होगी। हम एनसीईआरटी के ऊपर उतना ज्यादा नहीं, हम अलग देखते हैं, पूरा एकदम पैटर्न देखते हैं, पूरा पैटर्न क्या फ्लो बताता है, तो हम पूरा पैटर्न फ्लो देखेंगे। राइट, बात को समझिएगा भाई जी। किसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद दरअसल हुआ यह है कि यहां पे तो चीजें इस प्रकार से चली हैं, यहां से तो चीजें इस प्रकार से चली हैं, बट वेयर एज मतलब हालांकि वेयर एज का मतलब होता है हालांकि यहां पर आपको देखने को मिलता है कि गौरी ने सबसे पहले तबरहिंद पर हमला किया। गौरी ने तबरहिंद पर हमला किया, तबरहिंद पर हमला किया, तबरहिंद पर हमला किया। गौरी ने तबरहिंद पर हमला किया। गौरी अटैक्ड तबरहिंद, गौरी अटैक्ड तबरहिंद, गौरी अटैक्ड तबरहिंद, गौरी अटैक्ड तबरहिंद, तबरहिंद, गौरी अटैक्ड तबरहिंद। वेयर इज तबरहिंद? तबरहिंद कहां पर है? सर क्यों किया गौरी ने अटैक तबरहिंद पर? तबरहिंद बेसिकली आपको देखने को मिलता है पंजाब का एरिया है, पंजाब एरिया है तबरहिंद। तबरहिंद पर हमला इसलिए किया जाता है ताकि वह तराइन पर आसानी से अटैक कर सके। जय हिंद, कैसे हो? प्रतिमा कैसे हैं आप? इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, सो दैट ही हैज लेवरेज टू अटैक ओवर, सो दैट ही हैज लेवरेज टू अटैक ओवर तराइन, सो दैट he has leverage to attack, so that he has leverage to attack, so that he has leverage to attack, leverage to attack तराइन, तराइन,
ताकि वो तराइन पर आसानी से अटैक कर पाए, इसलिए उसने ऐसा किया। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बाबू उद्देश्य। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ताकि वह तराइन पर अटैक कर पाए, ताकि वह तराइन पर तराइन पर आक्रमण कर पाए, आक्रमण कर पाए, आक्रमण कर पाए, ताकि वह तराइन पर आक्रमण कर पाए। दिस वॉज द रीजन। करेगा भाई वो तराइन पर अटैक। ठीक है सर, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हो। गौरी ने तबर हिंद पर अटैक इसलिए किया था ताकि वो तराइन पर अटैक कर पाए। तराइन किसके अंडर में है? सर तराइन घाटी है, और तराइन घाटी आपको देखने को मिलती है, तराइन घाटी आपको देखने को मिलती है जो कि पृथ्वीराज के अंडर में थी। ठीक है, याद रखना। तो आपको देखने को मिलता है तराइन युद्ध, बैटल ऑफ तराइन आपको देखने को मिलते हैं जो 2 हुए हैं। तो यहां आपको 2 बैटल ऑफ तराइन देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं बैटल ऑफ तराइन्स, 2 बैटल ऑफ तराइन्स, 2 बैटल ऑफ तराइन्स, 2 बैटल ऑफ तराइन्स। ठीक है, 2 बैटल ऑफ तराइन्स, 2 बैटल ऑफ तराइन्स आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तराइन के 2 युद्ध, तराइन के 2 युद्ध, के 2 युद्ध आपको देखने को मिलते हैं। अब तराइन के जो 2 युद्ध आपको देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला है 1191, दूसरा है 1192। पहला आपको देखने को मिलता है 1191 में और दूसरा है 1192 में। पहला है भाई इसके अंदर 1191 में 1191 में, 1191 में है, 1191 एडी में है। ठीक है, यह है पहला युद्ध है जी। देख लीजिए, प्रथम युद्ध है ये, प्रथम। इसमें कौन जीतता है सर? प्रथम युद्ध है। और इसमें कौन जीतता है सर? सिंपली हमें पता लगेगा कि इसके अंदर जो बैटल जीतेगा वो एक ही तो पर्सन है जो इसमें बैटल जीत सकता है। सर एक तरफ है पृथ्वीराज, एक तरफ तो है पृथ्वीराज तृतीय, अगेंस्ट में कौन है सर? गौरी है। बैटल कौन जीतता है सर? पृथ्वीराज वॉन द बैटल, पृथ्वीराज वॉन द बैटल। पृथ्वीराज ने युद्ध जीत लिया। गौरी को एक स्ट्रैटेजी सिखाई गई थी कि अगर आप कभी इस प्रकार से फंस जाते हैं, कहीं आपको मैटर लगता है कि आप फंस गए हैं, तो आपको एक ही काम करना है। इस प्रकार के फंसे हुए बैटल के अंदर बहुत सिंपली आप बड़े प्यार से अपने आप को बचाने के लिए जो भी राजपूत रूलर हो या जो भी इंडियन रूलर हो उसके सामने आप दंडवत प्रणाम करिए और अपने हथियारों को गिरा दीजिए, वो निहत्तो व्यवहार नहीं करेंगे। गौरी यूज द सेम ट्रिक और वो इस तरीके से बच जाता है। अब दूसरा बैटल होता है 1192। तब तक क्योंकि विवाह हुआ था किसका? पृथ्वीराज जी का, तो वो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना आप, वो उतना एक्टिव नहीं रह पाए जितनी एक्टिव रहने की जरूरत थी। और तब पता लगता है माहौल खराब हो चुका है। और यहां पर हमें देखने को मिला कि द्वितीय युद्ध इसका आपको देखने को मिलता है, द्वितीय युद्ध देखने को हमें मिलता है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन आपको देखने को मिलता है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन आपको देखने को मिलता है, तराइन आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको यहां पर पता लगता है द्वितीय तराइन के युद्ध में यहां फिर से पृथ्वीराज वर्सेस गौरी के स्थान पर फिर गौरी होगा, लेकिन इस बार बैटल कौन जीतेगा? गौरी वॉन द बैटल कहा जाता है। देखो अब यहां पे एनसीईआरटी तो मानता है कि यहीं पर पृथ्वीराज जी की हत्या कर दी गई है। अकॉर्डिंग अगर मैं एनसीईआरटी बताऊं तो पृथ्वीराज जी डाइड हियर। अगर मैं एनसीईआरटी बताता हूं, एनसीईआरटी कहती है कि पृथ्वीराज जी डाइड हियर, कि पृथ्वीराज जी की हत्या कर दी गई और डाइड हियर। लेकिन अगर मैं चंद्रवरदाई की बताऊं, जो पृथ्वीराज रासो लिखते हैं, वो कहते हैं कि पृथ्वीराज जी की हत्या नहीं की गई, इनको यहां से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया गया है। तो अब हम उन्हीं की बात करेंगे कि उनको यहां से उठाकर कहां पर ले जाया गया है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से बातें करना जरूरी है, इसलिए मैं बातें करूंगा। बात वैसे यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए
थैंक यू यादव जी। सर मैंने गगन सर की बुक मंगाई थी, उसमें सिलेबस कम है। आप सिलेबस की पीडीएफ डाल दीजिए। कौन से एग्जाम के लिए चाहिए आपको सिलेबस? विमलेश भाई, अच्छा इसको वरना जयचंद को लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है। तो अब जयचंद के ऊपर सब लोगों ने कहा कि यार तू बड़ा घोंचू है, तूने देश के सबसे परम प्रतापी शासक पृथ्वीराज जी को मरवा दिया, तुझे इस बात का पश्चाताप करना होगा। सब वेडिंग के फर्स्ट बैटल की बात हुई, वेडिंग फर्स्ट बैटल से पहले हो चुकी थी, लेकिन भाई आप भी समझते हैं शादी का माहौल था, ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। उनके बाद में ट्रिप कर लेंगे भाई, और पहले बैटल के बाद उन्होंने कहा चलो भाई घूमन चल रहे हैं, तो तब उसके बाद वो घूमन घामन गए, तो फिर उड़े ही भाई, सब मैटर हो गया। तो पहली बार इसने अटैक मुल्तान पर किया था, हाँ वो 1175 में किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पॉइंटर आपको देखने को मिलता है कि 1194 में जयचंद ने भी अपना बदला पूरा करने के लिए बैटल कर दिया। लोग कहते हैं कि जयचंद ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि गौरी ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, पर गौरी ने उसकी बात नहीं मानी। तो 1194 में हमें एक बैटल देखने को मिलता है जिसको चंदावर बैटल कहा जाता है। क्या कहते हैं? चंदावर बैटल कहते हैं, चंदावर बैटल, जिसको चंदावर बैटल कहा जाता है, चंदावर का युद्ध कहा जाता है, चंदावर युद्ध। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, गौरी तब तक बहुत स्ट्रांग हो चुका था। तो गौरी वर्सेस जयचंद का बैटल होता है। तो गौरी होता है एक तरफ और एक तरफ जयचंद है, और यहां जयचंद हार जाते हैं बैटल को, और यहां कौन जीते? गौरी वन द बैटल। तो कुछ इस प्रकार का पूरा माहौल आपको देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ गौरी, गौरी का अंत। नोट करिए, इसके बाद हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ गौरी, गौरी का अंत। फटाफट बताइए भाई जी। सर गौरी मार देता है जयचंद को, हाँ गौरी जयचंद को मार देता है। सर बाद में पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। पर दीपक मानेगा नहीं तू। अभिषेक क्या हुआ? आज लास्ट डे क्यों है भाई आपका? आज लास्ट डे क्यों क्लास देखने के लिए आए? उसके बाद क्या होगा? अरे वो झूठ बोलते हैं राघवेंद्र भाई, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल कैसे है, मुझे ये समझ में नहीं आएगा। वो तुर्क है, ये यहाँ राजस्थान के हैं, तो हाउ इज दिस पॉसिबल? चंदावर बैटल एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए बाबू। चंदावर बैटल के अंदर गौरी और जयचंद का बैटल होता है, गौरी इसमें जीत जाता है, जयचंद पश्चाताप करने की कोशिश करता है। ये एनसीईआरटी कहती है, ये एनसीईआरटी डेटा है। अब हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ गौरी। गौरी का डिक्लाइन दो तरीके से बताया जा सकता है, एक एनसीईआरटी के हिसाब से और एक पृथ्वीराज रासो के हिसाब से। मैं दोनों ही बता देता हूं। अरे तुमसे कौन बोला हिस्ट्री खत्म हो जाएगी? अब एक तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा हिस्ट्री कैसे खत्म हो जाएगी, अभी तो हिस्ट्री मिड में चल रही है। लो जी, इनकी सुन लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ गौरी। हेडिंग है हमारी गौरी का अंत, गौरी का अंत, डिक्लाइन ऑफ गौरी। डिक्लाइन ऑफ गौरी, गौरी का अंत, गौरी का जो अंत है, गौरी का अंत। गौरी का अंत, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। यार देखो, डिक्लाइन ऑफ गौरी आपको दो तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए, ठीक है।
डिक्लाइन ऑफ गौरी बाबू आपको देखने को मिलता है दो तरीके से, एक तो है एनसीईआरटी तरीका, एक तरीका है वन मेथड इज एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी बताती है। एक तरीका वो है जो एनसीईआरटी बताती है, ये एनसीईआरटी मेथड हो जाएगा। एक तरीका आपको और देखने को मिलता है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो ये मेथड आपको देखने को मिल रहा है चंद्रवरदाई के अकॉर्डिंग। अब चंद्रवरदाई क्या है? चंद्रवरदाई इज अ बुक, ये है पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग, पृथ्वीराज रासो बुक के अकॉर्डिंग है एक मेथड, है ना। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? बाई चंद्रवरदाई। ये किताब है पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने बुक लिखी है। ये बुक है जो लिखी है बाई चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई लिखी गई है। और यहां पर आपको एक किताब देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी मेथड। तो हम ना इन दोनों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, डिक्लाइन ऑफ गौरी भी, पृथ्वीराज रासो वाला भी और एनसीईआरटी वाले। एनसीईआरटी वाला क्या कहता है कि 1205 में गौरी रिटर्न टू इंडिया, गौरी भारत आया, रिटर्न टू इंडिया कि गौरी आता है भाई जी भारत, गौरी भारत आया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। हाँ मुझे याद है भाई, मुझे श्लोक, पंक्तियां, गद्यांश पद्यांश याद हो जाते हैं। गौरी भारत आया है, गौरी का भारत आगमन, ठीक है। अब ये बात पता लग गई जाटों को, खुखर जाटों को, क्योंकि ये भी तुर्क है ना, क्योंकि ये भी तुर्क है। कौन भला? गौरी भी तुर्क है और गजनी भी तुर्क था। याद हो तो गजनी ने 1027 में जाटों पर अटैक किया था, खोखर जाटों पर अटैक किया था बस। तो खोखर जाटों ने इसमें मार लगा दी भैया, वहीं पर ये चल बसे। तो याद रखना यहीं पर वापसी में 1206 में खोखर जाटों ने अटैक कर दिया, 6 में खोखर जाटों ने अटैक कर दिया, जाटों का आक्रमण, खोखर जाटों का आक्रमण होता है और इसी आक्रमण में गौरी मारा गया। और यही रामलाल खोखर द्वारा गौरी की हत्या, रामलाल खोखर द्वारा गौरी की हत्या, खोखर द्वारा गौरी की हत्या, तो वहीं जो रामलाल खोखर है वो गौरी की हत्या कर देते हैं, किल्ड रामलाल खोखर किल्ड गौरी, रामलाल खोखर किल्ड गौरी, खोखर किल्ड गौरी। तो रामलाल खोखर ने गौरी की हत्या कर दी, गौरी की हत्या कर दी, ठीक है। चलिए ओके। दूसरा पृथ्वीराज रासो, जो कि किताब है जो चंद्रवरदाई ने लिखी है। कहा जाता है कि चंद्रवरदाई भी अफगान में उन्हीं के साथ चले गए थे, ऐसा मूवी में भी दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा मूवी के अंदर भी बताया गया है ना, याद रखिए। रामलाल ने लिखा है बाबू, तो बताइए अब क्या होता है पृथ्वीराज रासो वाली में। पृथ्वीराज रासो वाली में कहता है कि 1206 में अफगान में शब्दभेदी बाण की प्रतियोगिता कराई गई, अफगान में शब्दभेदी बाण की प्रतियोगिता कराई गई, शब्दभेदी बाण की प्रतियोगिता कराई गई, बाण की प्रतियोगिता कराई गई, कंपटीशन ऑफ साउंड बेस्ड एरो, कंपटीशन ऑफ साउंड बेस्ड एरो, कि तीर चलाना है, जब आवाज जहां से आए वहां के हिसाब से तीर चलाना है। तो बात कही जाती है कि वहां पर सुल्तान बैठता है, गौरी बैठ गया, तख्त पे बैठ गया, कहा कि हम एक घंटी बजाएंगे, उस घंटी में तुम्हें तीर मारना होगा, ठीक है। तो घंटी बजाई जाती है, पृथ्वीराज तीर नहीं चलाते, फिर घंटी बजाई जाती है, पृथ्वीराज फिर तीर नहीं चलाते। फिर चंद्रवरदाई उनको बताते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूकी चौहान। इसका मतलब क्या है? 4 बांस, डिफरेंस बता रहे हैं, 4 बांस दूर, 4 बांस 24 गज ऊपर का डिफरेंस है। अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 अंगुल हैं जितना वो तख्त है, अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूकी चौहान।
कहा कि भाई डायमेंशंस बताए कि उधर बैठा है, जैसे ही वो बोले उसका खेल खत्म कर दो। उधर से वो चिल्लाता है गौरी कि बाण चलाओ, जैसे ही वो चिल्लाता है तुरंत तीर मारते हैं, गले में तीर लगता है और वहीं पर वो हंस जाता है। ऐसा लिखा हुआ है किसमें, पृथ्वीराज रासो में। ये बात आप देख सकते हैं यहीं पर पृथ्वीराज जी के द्वारा, क्योंकि उनकी आंखें फोड़ दी थी, तब देख नहीं सकते थे बाबू, 1192 के बैटल में उनकी आंखें फोड़ दी थी। ठीक है, चलिए, पृथ्वीराज जी द्वारा शब्द वेदी बाण से पृथ्वीराज जी द्वारा हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई, गौरी की। पृथ्वीराज जी द्वारा शब्द भेदी बाण से गौरी की हत्या, शब्द भेदी बाण से गौरी की हत्या, गौरी की हत्या, गौरी की हत्या, पृथ्वीराज जी द्वारा शब्द भेदी बाण से गौरी की हत्या। अब पूछना विच वन इज करेक्ट, लाइक हाउ कैन आई टेल यू। मैंने तभी तो ये लिख के बता दिया कि एनसीईआरटी वाला ये है, पृथ्वीराज रासो वाला ये है। अब आपको जो मानना है वो मान लो, राइट। आप कोई भी मान सकते हो, मेरा काम है, मेरा काम देखो, आई एम नॉट डूइंग रिसर्च, मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग, राइट, आई एम एक्सप्लेनिंग। दैट इज वेरी गुड देवेंद्र। देवेंद्र को 12वीं के मैथ में 100/100 प्राप्त हुए हैं। और मुझे कभी 12वीं में 100/100 प्राप्त नहीं हुए थे। मैथ में कितने थे मेरे 12th में, 89 थे भाई। फिजिक्स में 91 थे, केमिस्ट्री में 90 थे। लेबोरियस स्टूडेंट हूं मैं। अगर पेपर में आए तो कौन सा करेंगे यार, पेपर में एनसीईआरटी का करोगे और कौन सा करोगे। राहुल कह रहा मैं 12वीं फेल हूं, ले कर ले बहस। नवासी कम है क्या, ना ना बहुत है भाई, नवासी भी अच्छे हैं नंबर है। हार्ड आता है यार, हमारे टाइम पे मैथ हमें 11th और 12th दोनों के पेपर देने पड़ते थे एक बार में, बोर्ड में हमारे ऐसे होते थे। थैंक यू कनिका दहिया। हमारे यहाँ बहुत दहिया है, रिश्तेदारी है हमारी दहियान में। हमारी रिश्तेदारी है दहियाओं में, जाते हैं हम और दहिया साहब। ठीक है। अभी बताओ, स्टैटिक जीके का किसका इशू चल रहा था, जो बैच वगैरह की नीड मेरे ख्याल से तो आपको नहीं है। नेट से निकाल लाडले। वेरी गुड हिमांशु। चल रहा भरे उड़े। फिर तो ना सो लिया तेरे। फिर तेरी मम्मी भी राणा है तो फिर मैं तो मामा बनी है ना फिर। चलो आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये अगर आपने देख लिया है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अब गौरी के साम्राज्य का क्या होगा, इसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था, इसके साम्राज्य का क्या होगा उसको अपन देखते हैं। ये क्या है, ये देखिए। अब गौरी का इतना बड़ा साम्राज्य है, इसका क्या होगा, इसके साम्राज्य को 4 हिस्सों में तोड़ा जाएगा। गौरी का साम्राज्य किस प्रकार से टूटेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये वही है, ये लक्ष्मी जी के सिक्के भी इसने चलाए थे। ही इशूड लक्ष्मी टाइप कॉइन्स, ही इशूड लक्ष्मी टाइप कॉइन्स, लक्ष्मी टाइप कॉइन्स, टाइप कॉइन्स, ही इशूड लक्ष्मी टाइप कॉइन्स। इसने लक्ष्मी टाइप कॉइन्स को भी इशू किया था, राइट। यस सर। ठीक है, तो इसमें आप लिखना कि लक्ष्मी माता के सिक्के भी चलाए, लक्ष्मी माता सिक्के चलाए थे, सिक्के चलाए। तो भाई जी इसने लक्ष्मी माता के सिक्के भी चलाए थे, थोड़ा सा याद रखना। क्या करा था इसने, लक्ष्मी माता के सिक्के भी इसने चलवाए थे। ठीक है पंथी साहब।
तो बाबू इसको जो हिस्सा है वो कैसे कैसे बटे हैं। एक हिस्सा तो बटता है बाबू ये वाला, 4 हिस्से बटेंगे इसके। पहला हिस्सा ये सबसे बड़ा हिस्सा है इसका, ये पहला हिस्सा, ठीक है। ये अफगान का हिस्सा, ये एक अलग आदमी को मिलेगा, दिख रहा है तुम्हें, है? दूसरा हिस्सा है बाबू इसका ये वाला, सिंध मुल्तान वाला, एक दूसरे आदमी को मिलेगा। तीसरा हिस्सा है बाबू इसका ये वाला, जो मेजर पोर्शन है जो हमें देखने को मिलता है, ये वाला। सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो इसका यही वाला है। इसके बाद आपको देखने, यहां मत करो इसको, यहां करना पड़ेगा, ये यहां, ये सबसे मेजर हिस्सा है इसका। एंड बचा हुआ जो पोर्शन है इसका वो मिलता है यहां पर, बचा हुआ जो पोर्शन है इसका वो मिलता है यहां पर, जिसको आप देख सकते हैं कलर ब्लू यूज किया जा रहा है, ये वाला, ये अलग यूज हुआ है। तो ये 4 हिस्से इस प्रकार से टूटेंगे। ठीक है, चलिए अब कैसे कैसे है वो समझिए। जैसे ये वाला हिस्सा मिल रहा है यलदौज को, यलदौज को अफगान का हिस्सा मिला। ये वाला हिस्सा मिला कुबाचा को, कुबाचा को ये हिस्सा मिला। ये वाला हिस्सा मिला ऐबक को, कुतुब ऐबक को मिला, कुतुब ऐबक को, कुतुब उद्दीन ऐबक को मिला। और बाबू ये वाला हिस्सा मिला किसको, क्या नाम था इसका, बख्तियार खिलजी को मिला, बख्तियार खिलजी को मिला। ऐसे ऐसे हिस्से मिले हैं ये, ठीक है। चलो नोट करिए। गौर प्रदेश अफगान का हिस्सा इनको मिला, बिल्कुल एक गौर प्रदेश है। अफगान वाला हिस्सा इसको मिला है, अफगान का। सिंध और मुल्तान जो है, सिंध और मुल्तान किसको मिले हैं, सिंध और मुल्तान, कुबाचा को मिला है सिंध और मुल्तान। सिंध और मुल्तान का हिस्सा किसको मिला है, कुबाचा को। सिंध और मुल्तान का हिस्सा इसको मिला है, ठीक है। याद रखना, दिल्ली और लाहौर किसको मिला है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और बंगाल किसको मिला है, बख्तियार खिलजी। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। तो पहले और सेकंड का नाम दोबारा बता दीजिए। अच्छा जी, इसका नाम है यलदौज, इंग्लिश में लिख दूं, यलदौज, यलदौज, दैट इज कुबाचा। एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स आज आपके अपलोड हो जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। हाँ, अब जितने भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं बंगाल और बिहार, हाँ बाबू देखो बंगाल भी तो आ रहा है। बिहार यार 1912 में बना है प्रतिमा, बिहार 1912 में बना, उससे पहले बिहार था ही नहीं। आपके एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स आज आपको बैच में ही देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा डट जा करो, है कतई तुम रुकते को ना। अब मुझे ये बताओ, स्टैटिक जीके का इशू किसका था, कृपया करके मुझे बताइए। मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा कल करूंगा, नहीं, कर दिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो चुका है। बस मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जिनको इशू था। दोनों तीनों तरीके मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बता देना। अगर आप चाहते हो मैं पेड बैच लेके आऊं, मैं पेड बैच भी ले आऊंगा। अगर आप चाहते हो कि जो चीजें चल रही है सर उसको वैसे ही चलाया जाए, तो मैं वैसे ले आऊंगा। मैं मतलब बहुत बहुत सरल आदमी हूं, मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक आदमी नहीं हूं, बिल्कुल सरल आदमी हूं। जिसको कहते हैं ना, एक तो होता है सरल, एक होता है परम सरल आदमी हूं मैं, ठीक है। चलिए। सर जो भी आप करा रहे हो उसकी पीवाईक्यू कैसे सर्च करें, आप सर्च कर दें टर्किश अटैक पीवाईक्यू या टर्किश अटैक बाई जीत राणा, आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तथास्तु नाम की सीरीज है, उस सीरीज से आप कर देना। सर बस एग्जाम क्लियर होना चाहिए जैसा भी, अरे टेंशन भरे रहो, ठीक है। ओके, तो आपको स्टैटिक जीके कहां पर देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आप जीत राणा जीएस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। पेड बैच की अगर आपको नीड लगती है पेड बैच की, तो आप वो भी कह सकते हैं, पर मुझे लगता है कि आप इस प्लेलिस्ट को एक बार फॉलो करो। इसके बाद पेड बैच के बारे में मुझसे तब तक बात मत करना जब तक आप ये चैनल पे पड़ी हुई कंप्लीट स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट ना देख लें। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा इसमें,
क्वेश्चन शाम के टाइम करा रहा हूं इस वाली सीरीज में, जो घराना सीरीज चल रही है अलग, ये तथास्तु सीरीज है, उसमें क्वेश्चंस हो रहे हैं। ये परम सीरीज, मतलब सीरीज का कोई नाम नहीं है, जो आप नाम देना चाहो वो नाम दे दो। ये है सीरीज जिसमें मैं आपको हाथ से लिखकर सारी चीजें करा रहा हूं लल्ला। इसमें जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूं वो कंप्लीटली हाथ से लिख के करा रहा हूं। कि तो कई भाई जी कौन सी, हाँ ये रही। तो एक ये ऐड देखो अभी यार, बताओ मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ करी हुई है इसकी, ठीक है, बट ये क्यों देते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, मेरे चैनल के ऊपर कोई ऐड मोनेटाइजेशन नहीं है, मेरी समझ से बाहर है ये ऐड क्यों देते हैं। दूसरा ऐड भी दे रहे हैं यार, ये गलत बात है, दिखन नहीं दूंगा मैं। अरे हट जा यार। भाई 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा थैंक यू, मेरी वीडियो पे 100 के करा दिए तुमने बजट की पे। यार हट जा यार, मेरा तो मूड खराब कर दिया इसने। अच्छा ठीक है, तो दिस इज द वीडियो बेसिकली। तो ये देखो इसी शर्ट में बनाई है, आज ही बनाई थी, और इसमें ना मैं थियरी करा रहा हूँ, लाइक हाथ से लिख के थियरी करा रहा हूँ, तो आप देख लेना ठीक है। और इसकी जो स्टैटिक जी के ये हो रही है, ये आपके किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए पर्याप्त होगी, जाके देख लेना ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। सर दिल्ली पुलिस में लाइसेंस लगाना पड़ेगा? हाँ भाई जी, लाइसेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। हर एक बच्चे को वो वीडियो जाके आज देखनी है, और शाम को 8 बजे उसकी प्रैक्टिस भी है। अभी फटाफट जाके देख लो, 2x पे लगा के उस वीडियो को देख लो, और शाम को उसकी क्लास होगी। हर एक बच्चे को आना है उस क्लास में, हर एक बच्चे को, ठीक है, वरना फिर मैं श्राप दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, देख ली, जिसने नहीं देखी वो जाके देखो, शाम को 8 बजे मिलूंगा चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद।